शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भी हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 6 में विज्ञान विषय में आज हम पाठ पौधों को जानिए पढ़ेंगे। क्लास 7 में विज्ञान विषय में प्राणियों में पोषण भाग 2 पढ़ेंगे और क्लास 8 में विज्ञान विषय में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में जरूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिकनिक पर आए लोग अलग अलग तरह के खेल खेल रहे थे। कुछ बच्चे गाने गा रहे थे, कुछ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और कुछ चादर बिछाकर बातचीत कर रहे थे। पुष्पा और पंकज गेंद से पास पास खेल रहे थे। खेलते खेलते पुष्पा के हाथ से गेंद फिसलकर पास ही गुलाब के फूल पर जा लगी। अरे पुष्पा, गुलाब का पौधा कहीं टूट तो नहीं गया? देखते हैं पंकज। नहीं नहीं, पौधा सही सलामत है। पंकज ये देखो, यहाँ गुलाब के अलावा और भी छोटे छोटे फूल के पौधे हैं। ये शाख और झाड़ी प्रकार के पौधों के अच्छे उदाहरण हैं। तभी पिताजी पास आते हैं। अरे वाह पुष्पा, तुम्हें पता है कि गुलाब का पौधा एक झाड़ी है? यह मुझे भी पता है पिताजी। हमें कल की कक्षा में पढ़ाया गया है कि पौधे 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा बताओ कौन से? शाख, झाड़ी, वृक्ष एवं लताएं भी 2 प्रकार की होती हैं। विसर्पी लताएं और आरोही लताएं। पिताजी, ये मुझे बताना था। अच्छा पंकज, एक काम करते हैं, पौधों के कुछ प्रकार तुम समझाओ और कुछ मैं समझाती हूँ। ऐसे हम दोनों को पूरी तरह समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, मैं शाख से शुरू करता हूँ। देखो, ये जो छोटे पौधे हैं ना, जिनका तना नाजुक होता है, इन्हें शाख कहते हैं। धनिया, पुदीना, मूली, गाजर, शलगम, गेहूं, चावल, सरसों आदि शाखों के अन्य उदाहरण हैं। बहुत अच्छे। मैं एक मजे की बात बताता हूँ। ज्यादातर शाख पौधे छोटे होते हैं, लेकिन केले का पौधा भी एक शाख है और वह काफी बड़ा होता है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि केले का पौधा भी शाखों में गिना जाता है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ झाड़ियों के बारे में। ये पौधे छोटे एवं मध्यम आकार के होते हैं और इनके तने कठोर किंतु पतले होते हैं। इनकी शाखाएं भी जमीन के पास से ही निकलना शुरू कर देती हैं। नींबू, तुलसी, गुलाब और अनार झाड़ियों के कुछ उदाहरण हैं। पौधों का अगला प्रकार है पेड़। इनके तने बेहद कठोर तथा मोटे होते हैं और शाखाएं जमीन से काफी ऊपर उठी होती हैं। आम, खजूर, नारियल आदि पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड है, जो कि 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है, यानी लगभग 300 मंजिला इमारत से भी ऊंचा। ये पेड़ अमेरिका में पाया जाता है। क्या इतनी ऊंची तो हमारे शहर की इमारतें भी नहीं है। एक तरफ है रेडवुड का पेड़ जो इतना ऊंचा हो जाता है और दूसरी तरफ है विसर्पी लताएं जो जमीन से ऊपर ही नहीं उठती। लताओं के तने कोमल होते हैं पुष्पा, इसीलिए ये जमीन पर ही इधर उधर फैल जाती हैं।
कद्दू, तरबूज, खरबूजा आदि विसर्पी लताओं के उदाहरण हैं। तरबूज, खरबूजे और आम के बारे में सोचकर तो मुंह में पानी आ गया। अच्छा, क्या लौकी के बारे में सोचकर भी मुंह में पानी आता है? लौकी मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मुझे नहीं पसंद। मुझे तो पसंद है। ये पौष्टिक फल जो हम सब्जी की तरह पकाकर खाते हैं, हमें आरोही लताओं से मिलता है। ये लताएं अपने आसपास के पेड़ों, सीढ़ियों या अन्य मजबूत चीजों के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं। अंगूर भी आरोही लता का एक उदाहरण है। ये बताओ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें पौधों के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ, पूछो। दुनिया का सबसे बड़ा फल किस पेड़ में लगता है? अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लताओं के बारे में बात हो रही है तो तरबूज ही होगा। तरबूज? क्या आपको पता है? सही कहा। कटहल का फल सभी फलों से बड़ा होता है और कटहल के पेड़ पे लगता है। पता है, कटहल का एक फल 50 किलो तक का भी हो सकता है। पुष्पा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें तुमसे ज्यादा पता है। आज तो मजा आ गया और ये भी पता चला कि मेरे दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं। अब अंधेरा होने लगा है, घर चलने की तैयारी करो। अरे, कितना मजा आ रहा था। कोई बात नहीं, कल शाम सुंदर अंकल के बागीचे में चलते हैं। हाँ पुष्पा, पक्का चलेंगे, क्योंकि अभी तो हमें पौधों के तनों, फूलों और उनकी जड़ों आदि पर भी चर्चा करनी है। चलो बच्चों, देर हो रही है। हाँ पिताजी, चलते हैं। कल पार्क में पौधों के प्रकारों के बारे में चर्चा करने के बाद आज शाम को पुष्पा और पंकज सुंदर अंकल के बगीचे में मिलते हैं। सुंदर अंकल को पौधों से अत्यधिक लगाव है और वह पौधों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। अभी वह अपने पौधों की देखभाल में लगे हुए हैं। नमस्ते सुंदर अंकल। नमस्ते बच्चों, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अंकल, हमारे विज्ञान की पुस्तक में पौधों पर एक अध्याय है। क्या हम उसके बारे में आपके बगीचे में चर्चा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं। मेरी सहायता की जरूरत हो तो बताना। शुक्रिया अंकल। पंकज, कल हमने पौधों के प्रकारों पर चर्चा की थी, अब उनके भागों पर चर्चा करते हैं। ये तो बहुत आसान है पुष्पा। पौधों के मुख्य भाग इनके तने, पत्तियां, जड़ें एवं फूल होते हैं। बिल्कुल ठीक। याद है, पौधों के प्रकारों की चर्चा करते समय हमने देखा था कि पौधों के हर प्रकार के तने अलग तरह के होते हैं। हाँ, पंकज, तना ही वह भाग है जो पौधों की ऊपरी संरचना को सहारा देता है। तने पानी और मिट्टी में विलीन खनिज पदार्थ पेड़ पौधों की शाखों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पत्तियों द्वारा भोजन बनाना शायद पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तुम तो भोजन का ख्याल आते ही खुश हो जाते हो। अच्छा, वैसे पत्तियां एक और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब है कि पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है, पत्तियों की फलक या सतह से भाप बनकर उड़ जाता है। अगर मैं सही हूँ तो फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं। बिल्कुल ठीक। देखो, पत्ती के मध्य में जो ये हल्की कठोर रेखा जैसी संरचना है, इसको मध्य शिरा कहते हैं और इसके आसपास ये अन्य शिराएं हैं। शिराओं द्वारा बनाई गई इस जाली जैसी संरचना को शिरा विन्यास यानी रेटिकुलर वेन कहते हैं। अरे, हमारे घर में पानी का संचालन भी तो ऐसे ही होता है। पानी की टंकी से जो पाइप निकलता है वो सबसे चौड़ा होता है, जो फिर अन्य छोटे पाइपों में बांटता हुआ बाथरूम, किचन और बेसिन आदि में आता है। पेड़ पौधे भी ऐसे ही खाना पानी पत्तों तक पहुंचाते हैं।
देखो, लगभग हर पत्ती पर इसी प्रकार का शिरा विन्यास बना हुआ है। सुंदर अंकल, जो कि उनकी बातें कुछ देर से सुन रहे थे, आकर उनकी मदद करते हैं। तुम दोनों के सोचने का तरीका बहुत अद्भुत है। अब मैं भी कुछ बताता हूँ। ये देखो, घास की पत्तियां, ये पेड़ों की पत्तियों से अलग होती हैं। ये पतली लेकिन लंबी पत्तियां हैं और इनका शिरा विन्यास समांतर है। अरे, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी अंकल। क्या आप इनके बारे में कुछ और रोचक बात जानते हैं? रुको 1 मिनट। सुंदर अंकल ध्यान से एक घास के पौधे को जड़ समेत उखाड़ लेते हैं। फिर एक ऐसे पौधे को उखाड़ते हैं जिसकी पत्ती पर जालिका रूपी शिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलर वेन होता है। बच्चों, ये देखो, घास जैसे पौधे जिनका शिरा विन्यास समांतर होता है, इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं, और जिन पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, उनकी जड़ें ऐसे मूसला जड़ें होती हैं। अंकल, ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी है। जड़ें भी पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ये जमीन में मौजूद पानी और उसमें विलीन खनिज पदार्थों को सोख लेती हैं, जो तने से होकर पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जड़ें पौधों की नींव की तरह भी काम करती हैं। ये पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखती हैं। बिल्कुल सही। हमने सारी जरूरी भागों की बातें कर ली, सिवाय पुष्पों के। पुष्पा, तुम्हारे तो नाम का ही मतलब फूलों जैसी होता है ना। तुम फूलों के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, यही मतलब है मेरे नाम का। इसलिए मुझे हमेशा से ही फूल बहुत पसंद है। ये कितने सारे चटक रंगों में खिलते हैं और खूबसूरत होते हैं। इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी होती है। हाँ, क्योंकि इनकी खुशबू और रंगों से मधुमक्खियों और तितलियों जैसे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो फूलों के रस का सेवन करते हैं। मधुमक्खियाँ तो फूलों के रस से शहद भी बनाती हैं। हाँ, शहद कितना स्वादिष्ट होता है। वैसे अब तो मुझे भी भूख लग गई। चलो चलकर कुछ फल खाते हैं। हाँ, मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे हैं। शाबाश बच्चों, अब तुम दोनों ने पौधों पर इतने अच्छे से चर्चा की है, तो फलों का सेवन तो बनता है। चलो, मैं तुम्हें अपने बागीचे के स्वादिष्ट फल खिलाता हूँ।
प्राणियों में पोषण भाग 2। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क समझना कि भोजन आमाशय से आहार नली के और कौन-कौन से भागों में जाता है। ख समझना कि क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन और अवशोषण कैसे होता है। ग क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के अंतर को समझना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में सोनू और मीना के साथ मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा था। हमने भोजन के मुंह से आमाशय तक के सफर को भी समझा था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भोजन के आमाशय से आगे का सफर समझते हैं। दीदी, शाम हो गई है। आपने कहा था कि आप शाम को भोजन के आमाशय से आगे के सफर के बारे में बताएंगी। हाँ सोनू, रुक, मैं वह चित्र लेकर आती हूँ जो मैं बना रही थी। चल, बता कि तुझे क्या याद है? भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन मुख ग्रहिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलता है। वाह सोनू, तुझे तो सब याद है। चल, अब भोजन के आगे के सफर के बारे में समझते हैं। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यह 7.5 मीटर लंबी कुंडलित यानी कि घुमावदार नली है। यह यकृत यानी लिवर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से स्राव प्राप्त करती हैं और खुद भी कुछ रस स्रावित करती हैं। 7.5 मीटर, इतनी लंबी? दीदी, मेरा तो पेट इतना छोटा सा है, इसमें इतनी लंबी नली कैसे समाती होगी? दोस्तों, क्या आपको पता था कि क्षुद्रांत्र की लंबाई 7.5 मीटर होती है? हाँ, सोचने वाली बात तो है। यह किसी रस्सी की तरह कुंडलित होती होगी, इसीलिए समा जाती है। पता है सोनू, यकृत जिसे जिगर भी कहते हैं यानी लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है। यह पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस वसा यानी कि फैट्स के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यकृत क्षुद्रांत्र के पास होता है? यह उदर एब्डोमेन के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ होता है। यहाँ देखो। और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास पीले रंग का होता है। यह अग्नाशयिक रस स्रावित करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और अग्न्याशय कहाँ होता है? अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे होता है। देख यहाँ। अब बचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र के निचले हिस्से में पहुंचता है। यहाँ आंत्र रस यानी डाइजेस्टिव जूसेस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यह देख, मैंने इस सूची में लिखा है कि कौन से पदार्थ किस में परिवर्तित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट
ग्लूकोज, वसा, वसा अम्ल या फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड। ये पाचन क्रिया तो किसी कारखाने से कम नहीं है। कितना कुछ होता है भोजन के साथ, और मैं समझता था कि भोजन मुंह से लेकर पेट में जाता है और पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। क्या आप लोग भी सोनू की तरह सोचते थे दोस्तों? सोनू, अभी तो भोजन शरीर के 2 और भागों से गुजरेगा, तभी पाचन क्रिया समाप्त होगी। पता है सोनू, क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। अवशोषण वो कैसे होता है? पोषक तत्व क्षुद्रांत्र की अंदरूनी दीवार द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्षुद्रांत्र में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्षुद्रांत्र की अंदरूनी दीवार पर उंगली जैसी हजारों संरचनाएं होती हैं। चल, मेरी विज्ञान की पुस्तक में इसका चित्र देखते हैं। इन्हें दीर्घरोम या रसांकुर या विली कहते हैं। ये रसांकुर उंगली जैसी क्यों होती है? किताब में लिखा है कि उंगली की तरह संरचना के कारण पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। रसांकुर में बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन रसांकुर से रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। अच्छा, तो ऐसे भोजन का अवशोषण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और इस तरह से हमारे लिए ऊर्जा उपलब्ध होती है। अच्छा, तो अब पाचन और अवशोषण हो गया, तो क्या अब पाचन क्रिया समाप्त हो गई? नहीं सोनू, अब अपचित और अनवशोषित भोजन बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। क्या 1.5 मीटर? और क्षुद्रांत्र तो 7.5 मीटर लंबी होती है, तो फिर अंग्रेजी में इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्यास यानी कि डायामीटर क्षुद्रांत्र से ज्यादा होता है, लगभग 2 गुना ज्यादा। अच्छा, अब समझा मैं। अब भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है, वह बृहदांत्र में चला जाता है और बृहदांत्र उसमें से पानी अवशोषित कर लेता है तथा बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय यानी कि रेक्टम में चला जाता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। कितना लंबा सफर तय करता है भोजन। मैं तो बहुत हैरान हूँ दीदी। अब जब भी मैं कुछ खाऊंगा तो याद रखूंगा कि भोजन शरीर के अलग अलग भागों से गुजरता है
और हमें ऊर्जा देता है। हाँ सोनू, सही कह रहे हो। और तुम्हें समझाते समझाते मेरी परीक्षा की तैयारी भी हो गई। अब आप कल अच्छे से परीक्षा दे पाएंगी। और अब मैं भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। दीदी, मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया तो आपने मुझे समझा दी, पर अन्य प्राणियों जैसे गाय आदि में पाचन कैसे होता होगा? बड़ा अच्छा सवाल है सोनू। मैं कल अपनी टीचर जी से इसके बारे में पूछूंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने भोजन के आमाशय से बृहदांत्र तक के सफर के बारे में समझ लिया होगा। है ना कितना लंबा सफर पाचन का। चलिए अब अगले वीडियो में सोनू के सवाल के जवाब के बारे में जानेंगे। जल्द मिलेंगे। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है और ये है मेरे बड़े भाई कबीर। कबीर भैया और मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। हाँ सानिया, मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों मिलकर कढ़ी चावल पकाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। पर कबीर भैया, मुझे चावल पकाने तो आते हैं, पर कढ़ी नहीं। कोई बात नहीं सानिया, मैंने टीवी पर कढ़ी बनाने का तरीका देखा था। चिंता की कोई बात नहीं, हम मिलजुल कर कढ़ी बना लेंगे और मम्मी को भी खिलाएंगे। हाँ, हम जब भी कुछ बनाते हैं तो मम्मी बहुत खुश होती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भैया, कढ़ी बनाने के लिए तो पहले दही जमाना पड़ेगा। क्या तुम्हें दही जमाना आता है? हाँ, उसमें क्या है, पहले दूध को उबालो, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा दही का जावन डाल दो, बस। हाँ, पर दही जमने में अलग अलग मौसम में अलग अलग समय लगता है।
जैसे गर्मी में दही जल्दी जमता है, पर सर्दी में दही जमने में अधिक समय लगता है। हाँ, क्योंकि गर्मी में तापमान अधिक होता है, पर सर्दी में तापमान कम होता है। सिर्फ यही कारण नहीं होते, जल्दी दही जमने के और भी कई कारण होते हैं। अच्छा, और क्या कारण होते हैं? सबसे जरूरी चीज के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, जो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का इस प्रक्रिया में क्या योगदान है? अधिक गर्मी में सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण दही जल्दी जमता है। और हाँ, आपने ध्यान दिया होगा कि जितना पुराना दही होता जाता है, उतना ही वो खट्टा भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो तुम बताओ, तुम्हें कढ़ी कैसी पसंद है, ज्यादा खट्टी या कम खट्टी? मुझे तो कढ़ी ज्यादा खट्टी पसंद है। फिर तो हमें दही भी उसी हिसाब से जमाना होगा। हाँ, सही कहा भैया। चलिए फिर शुरू करते हैं दही जमाना। हाँ, चलो शुरू करें। अरे वाह भैया, हमारी कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे दिन अपना नाश्ता बनाते समय सानिया ने ब्रेड के टुकड़े को पास देखने पर पाया कि उसके सतह पर छेद है। आखिर ये छेद छेद से क्यों होते हैं? सानिया, ये छेद कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले हैं, जो कि सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा छोड़े जाते हैं। बैक्टीरिया? यीस्ट? हाँ, जब यीस्ट को ब्रेड के गूथे हुए आटे में मिलाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित करता है, जिससे गुथे हुए आटे में बुलबुले बन जाते हैं। जब इस गुथे हुए आटे से गैस निकल जाती है। क्या आप जानते हैं, यीस्ट आसानी से मिल जाने वाला सामान है। ये सूखी और जलयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है और इसे चीनी और गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि खमीर बन सके। मम्मी, कल मेरी दोस्त खाने में इडली सांभर लाई थी। उसकी इडलियां बेहद मुलायम और फूली फूली थीं। उसने बताया कि इडली बनाने की प्रक्रिया भी कुछ इस तरीके की ही होती है। हाँ, इडली खमीर होने के कारण फूल जाती है। मम्मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी इडली बनाने में? मैं देखना चाहती हूँ कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहेंगे? अपने माता पिता की मदद लें और घर पर इडली बनाने की कोशिश करें। आप इसके लिए बाजार में उपलब्ध इडली के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इडली बनाने के अलग-अलग तरीकों को देखें और एक-एक तरीके की रिपोर्ट बनाएं कि आपको सबसे बेहतर कौन सा तरीका लगा और क्यों। सानिया और कबीर मम्मी के साथ घूमने गए थे। वहां उन्होंने एक भोजनालय में दाल, सब्जी, रोटी खाई। वहां पर खाने के साथ उन्हें सिरके वाली छोटी छोटी प्याज सलाद के तौर पर मिली, जो उन्हें बेहद स्वादिष्ट लगी। भैया, क्यों ना हम भी घर में सिरके वाली प्याज बनाएं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। देखो, मैंने ये खाना बनाने की पत्रिका में इसे बनाने का तरीका ढूंढ लिया। अरे वाह! चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें कुछ छोटी प्याज चाहिए, फिर कुछ कटे हुए चुकंदर चाहिए और कुछ हरी मिर्च चाहिए। और सबसे जरूरी सिरका चाहिए। बिल्कुल सही। अब क्या करना है? सबसे पहले छिली हुई प्याज लेनी है, उसमें पिसी हुई चीनी और नमक डालना है, फिर कुछ चुकंदर के टुकड़े और बीच से कटी हुई हरी मिर्च और फिर सिरका डालकर अच्छे से मिलाना है। चलो, अब हमारी सिरके वाली प्याज लगभग तैयार है। अब इसे एक शीशे के डिब्बे में रखकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता?
हाँ, क्योंकि मम्मी ने अचार बनाते समय भी यही किया था। उन्होंने अचार में तेल और बाकी मसाले मिलाकर धूप लगने के लिए कई दिन तक बाहर रखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ अचार सिरका डालकर भी बनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिरका इसे न केवल अच्छा स्वाद देता है, बल्कि जल्दी खराब होने से भी बचाएगा। सिरके की वजह से इसमें सूक्ष्म जीव जल्दी नहीं पनप पाएंगे। ये चुकंदर क्यों डाला इसमें? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा ये इसे एक अच्छा रंग देगा। भैया, मैं खमीर बनाने की प्रक्रिया खुद करना चाहती हूँ। चलो तो फिर एक प्रयोग करते हैं। हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने हमें करवाया था। हाँ भैया, चलो करते हैं। चलो, मैं एक गिलास को पानी से भर देता हूँ। तुम कुछ चीनी और 1 चम्मच ईस्ट को मिला दो। इसको 4 से 6 घंटे तक ढककर रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, आप भी इसे घर पर करके देख सकते हो। भैया, यह सूक्ष्म जीव सच में हमारे दोस्त हैं। ये बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। सानिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन सब्जियों के छिलकों को कूड़ेदान में डालने में? जी मम्मी, पर क्यों ना हम इसे पुनः इस्तेमाल करें? कूड़े का पुनः इस्तेमाल? ये तुमने कहाँ सुना? आज हमारी टीचर हमें स्कूल के बाग में ले गई थी। हमने यह देखा कि कुछ कूड़ेदान बाग के आखिर में रखे हैं और माली उनमें सूखे और सड़ते हुए पौधों को इकट्ठा कर रहा है। पहले हमने सोचा कि यह कूड़ा है, पर हमारी टीचर ने हमें बताया कि यह कूड़ेदान खाद के लिए काम आते हैं, ताकि कूड़े से खाद बनाया जा सके। यह खाद हमारे पौधों को पोषण देंगे। टीचर ने बताया कि सूक्ष्म जीव यहाँ भी काम आते हैं। सारा कूड़ा जो हम कूड़ेदान में डालते हैं, वह सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में बदला जाता है। हाँ, खाद में बहुत पोषण होता है। चलो मम्मी, हम भी पुनः इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कूड़े को पुनः इस्तेमाल करने के लिए उसे सूखे और गीले कूड़े में अलग अलग बांटा जाता है। गीला कूड़ा जैसे पत्तियां इत्यादि खाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सूखा कूड़ा जैसे कागज, प्लास्टिक इत्यादि का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, सानिया, चलो कूड़े को पुनः इस्तेमाल करके खाद बनाते हैं। देखो भैया, मम्मी हमारे लिए खाद बनाने के लिए एक घड़ा लेके आई हैं। क्या हम खाद बनाएंगे? हाँ भैया, यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए इन फल के छिलकों को घड़े में डाल देते हैं और कुछ सड़ने वाले पदार्थ डालते रहेंगे। दोस्तों, आप भी खाद बनाने की प्रक्रिया घर पर कर सकते हैं और देखिएगा कैसे सूक्ष्म जीव कूड़े को खाद में बदल देते हैं। इसके लिए आपको एक घड़ा ढक्कन के साथ लेना होगा और उसमें किचन का कूड़ा डालना होगा। याद रहे कि इस घड़े को ढकें जरूर और इसे घर के बाहर रखें, क्योंकि सड़ता हुआ कूड़ा गैस उत्पादित करता है, जिसकी महक बहुत गंदी होती है। इसमें किचन के कूड़े डालते रहें और हफ्ते में एक बार घड़े के सारे घटक को मिलाते रहें, जिससे कि सारे कूड़े का सही विघलन होता रहे। घड़े में जो घटक हैं, उनका 4-5 हफ्ते बाद निरीक्षण करिए और आपने अपने निरीक्षण में क्या पाया, ये अपनी कक्षा में बताइए। चलिए, हमने क्या पढ़ा इसे संक्षेप में समझते हैं। दही के सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाने में मदद करते हैं। खमीर यीस्ट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ब्रेड को फुलाने के लिए बुलबुले बनते हैं। सूक्ष्म जीव कूड़े का सड़ाकर खाद बनाने में मदद करते हैं। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मजा आया होगा। तो चलो देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 6 में विज्ञान विषय में पौधों को जानिए पाठ को पढ़ा। क्लास 7th में विज्ञान विषय में
प्राणियों में पोषण भाग 2 पढ़ा। क्लास 8 में विज्ञान विषय में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 1 की पढ़ाई करी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अब हम कल क्या पढ़ेंगे। क्लास 6 में विज्ञान विषय में हम पाठ वस्तुओं के समूह की पढ़ाई करेंगे। क्लास 7 में विज्ञान विषय में प्राणियों में पोषण भाग 3 की पढ़ाई करेंगे और क्लास 8 में विज्ञान विषय में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 2 की पढ़ाई करेंगे। एक जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान YouTube पर सर्च करके इस तरह पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।